किस प्रकार से 2 वर्ष बीता है छत्तीसगढ़ का? कि ये 2 साल बेमिसाल हैं, बिल्कुल बेमिसाल हैं। पर किस चीज में? भ्रष्टाचार में बेमिसाल हो गए। जो वादा खिलाफी करने की बात है उसमें ये बेमिसाल हो गए। तो अब ये कहना चाह रहे हैं जो प्रदेश में सरकार है वो बिचौलिए का काम कर रहे हैं उद्योगपति के लिए। ये इन 3 गुजराती लोगों के पूरे हवाले कर दिया हमारा छत्तीसगढ़। विजय शर्मा जी को बहुत बधाइयाँ मिलने के, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में जितना काम इनके अंडर में हो रहा है। देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, काम ना विजय शर्मा जी कर रहे हैं, ना ये विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, ना अरुण साहू जी कर रहे हैं, ना ओपी चौधरी जी कर रहे हैं, और जितने इनके जी हैं। प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसके पीछे भी आपने कहा कि जो सूखा नशा है, जो शराब है, वो तो एक तरफ है। क्या पुलिस की प्राथमिकता या फिर जो पुलिस की सक्रियता है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है? जो सरकार में लोग आए हैं वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो व्यापार करने आए हैं। जितने भी ये ड्रग डीलर लोग हैं, जितने भी ये ड्रग सप्लायर लोग हैं, ये आरएसएस नाम की संस्था से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आरएसएस संस्था को इस व्यापार का पूरा कट मिलता है। जिस प्रकार से बिजली का बिल बढ़ रहा है, आम जनता गरीबों की बीपी बढ़ रही है, और ये कहना है कि ये कड़वी दवाई है। तो कड़वी दवाई किस लिए और इसका क्या, इसके पीछे तर्क है, क्या लगता है आपको? उससे ना लेकर जो छत्तीसगढ़ के गरीब लोग हैं उनसे ये फर्जी बिल बना के वसूला जा रहा है। जब अमित जोगी को नहीं बख्शा गया तो जो हमारे गांव में मैकू चैतू हैं उनको क्या बख्शा जाएगा? आपने भी ईवीएम का जिक्र किया सर। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव सामने हैं, एसआईआर शुरू हो चुका है देश में। कितना कुछ बदलाव आ सकता है? अरे इससे बड़ा क्या? लेकिन आप सभी समय के लिए सभी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। विष्णुदेव साय सरकार का छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष पूरा होने को है। ये कहा जा रहा है उनके पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके द्वारा के जो 2 साल है वो बेमिसाल है। छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध हैं, युवाओं के चेहरों में मुस्कान है, और एक सुशासन का त्यौहार मनाकर जो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ है उसका नींव रखा जा रहा है। ये कितना सत्य है और इसके पीछे कितना सच्चाई है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लगातार हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसा रहा 2 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का। आज हमारे साथ जो मेहमान है वे बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनता जोगी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी जी का। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुपेश जी। विष्णुदेव का सुशासन का 2 वर्ष छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको? किस प्रकार से 2 वर्ष बीता है छत्तीसगढ़ का? मुझको तो ये लगता है कि जो भी चुनी हुई सरकार आती है सरकार में उसको कुछ समय देना चाहिए। जो सत्ता में आते हैं उनको समझने में समय लगता है, नीति बनाने में समय लगता है, उसका क्रियान्वयन करने में समय लगता है। इस सरकार को भी हम लोगों ने पर्याप्त अब समय दे दिया है, लेकिन जो 2 साल गुजरे हैं, मैं इस बात से तो सहमत हूँ, जो सरकारी नारेबाजी होती है कि ये 2 साल बेमिसाल हैं, बिल्कुल बेमिसाल हैं। पर किस चीज़ में? भ्रष्टाचार में बेमिसाल हो गए। जो वादा खिलाफी करने की बात है उसमें ये बेमिसाल हो गए। इसके पहले रायगढ़ में मुझे याद है प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने भाषण में शराबबंदी की बात कही थी। शराबबंदी नहीं लागू हुई, पर प्रदेश को शराब मंडी बना दिया गया। शराब की समस्या से तो हम विगत कई सालों से जूझ रहे हैं।
चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे भाजपा की सरकार आई, इन लोगों ने शराब बेचने का ही काम किया। लेकिन इन 2 सालों में अब छत्तीसगढ़ ने एक नया रिकॉर्ड बेमिसाली का कायम कर लिया है। हम पहले शराब पीने में आगे थे, अब हमारा प्रदेश सूखा नशा में भी सबसे आगे हो गया है। युवा इतना मायूस हो गया है जब उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो देखता है कि मेरे यहाँ का जो रोजगार है, नई फैक्ट्री खुल रही है, रोजगार जो बिहार के हमारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं और अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको उनके हक का रोजगार दिया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अपना गम गलत करने के लिए पहले तो वो शराब पीते थे, अब जब उनके पास शराब के लिए पैसा नहीं है तो वो सस्ता और ज़्यादा जहरीला खतरनाक ये सूखा नशा करने लगे हैं। उनके एक पूरे चरस, गांजा, फीम, नाइट्रोटेन, ना जाने क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में आ गई है और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अगर ये 2 साल की मैं बात कहूँ, हम लोग बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा निर्विवादित जो उपलब्धि है सरकार की कि नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया गया। मैं सहमत हूँ, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं। पर क्यों किए गए, इस पर भी तो गौर करना चाहिए। बस्तर को बचाने के लिए ये नक्सलवाद को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बस्तर को, छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर अडानी जी की खदान है वहीं पर फोर्स जाएगी, वहां पर नक्सलवाद को खत्म करेगी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं जो प्रदेश में सरकार है वो बिचौलिए का काम कर रहे हैं उद्योगपति के लिए। मुझे तो याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कांग्रेस की सरकार थी और मेरे पिताजी कांग्रेस के सांसद थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो विश्व की सबसे समृद्ध हीरा खदान है हमारे प्रदेश में है, देवभोग के इलाके में, उसको डी बियर्स कंपनी को, साउथ अफ्रीका की कंपनी को दे दिया उसका लाइसेंस। मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने वहां पदयात्रा करी, विरोध किया। डी बियर्स की टीम साउथ अफ्रीका से रायपुर एयरपोर्ट आई, लेकिन उन्हें प्लेन तक से उतरने नहीं दिया। वो प्लेन वापस चले गया। डी बियर्स को हमने यहां से खदेड़ के भगा दिया। जब अटल जी की सरकार ने बाल्को का विनिवेश किया, अनिल अग्रवाल जी को दे दिया कौड़ियों के मूल, तब भी मेरे पिताजी की सरकार ने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा तो फिर विरोध उसके बाद करना हमारा संविधान उसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन अंत तक हम बाल्को के लिए भी लड़े, डी बियर्स को हमने भगाया। ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक उसका उल्टा। अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं गुजरात में जो बैठे हैं, जिनको छत्तीसगढ़ में आने की फुर्सत नहीं है, ये इन 3 गुजराती लोगों के पूरे हवाले कर दिया हमारा छत्तीसगढ़। अब हमारी जो राजधानी है, ये मैं सीएम हाउस के सामने ही रहता हूं। मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, इसके पहले भी और मुख्यमंत्री रहे। क्या रौनक रहती थी सीएम हाउस की, अब पूरा प्रदेश वहां इकट्ठा होता था। अभी तो ऐसा वीराना हो गया है, क्योंकि अब लोगों को मालूम है, शुरू शुरू में खूब आए, पर जब देखे कि यहां आ रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, तो भैंस के सामने बीन बजाना हो गया। और इसीलिए अब कोई आता ही नहीं है। विजय शर्मा जी को बहुत बधाइयाँ मिल रही कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 25 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में जितना काम इनके अंडर में हो रहा है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, काम ना विजय शर्मा जी कर रहे हैं, ना ये विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, ना अरुण साहू जी कर रहे हैं, ना ओपी चौधरी जी कर रहे हैं, और जितने इनके जी हैं, कोई इनका काम नहीं चल रहा है। जी केवल जो गुजरात के मैंने 3 आपको बताए व्यक्ति, वही पूरा प्रदेश चला रहे हैं।
हमारी सरकार में ये जो प्रदेश की सरकार है, ये केवल एक मुखौटा है। सरकार का हर छोटा बड़ा निर्णय केवल 3 उद्देश्य के हिसाब से लिया जा रहा है। पहला उद्देश्य कि किस प्रकार से जो सरगुजा संभाग है, जो कोरबा है, वहां का कोयला हम अडानी को कैसे दें, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है, बलौदा बाजार है, अकलतरा है, रायपुर है, सिलतरा है, वहां का जो सीमेंट उद्योग है वो किस प्रकार से हम अडानी को दें। और तीसरा जो इस सरकार का उद्देश्य है कि किस प्रकार से बस्तर में जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए का लौह अयस्क है, आयरन ओर है, और भी जो मिनरल्स हैं, वो किस प्रकार से हम अडानी को दें। इन 3 उद्देश्यों को लेकर हर काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अपराध से निपटने के लिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए और सुशासन स्थापित करने के लिए तीनों जिम्मेदारी लेकर विजय शर्मा जी एक साथ निकल रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं सफलता मिल भी रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा बीजेपी का कहना है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है। मैं तो देखिए अभी ना विपक्ष में हूँ ना पक्ष में हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, एक आम छत्तीसगढ़ी आदमी की तरह बात कर रहा हूँ। जो मुझको दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, किसी से मुझे डरना नहीं है। जो सही बात है उसकी गवाही देनी है। और मैं कवर्धा जिले के, कबीरधाम जिले के लोगों से भी मिल रहा हूं, जो उनके कट्टर प्रशंसक हुआ करते थे, आज वो खुद बोल रहे हैं कि विजय शर्मा अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। और उनके जो शुभचिंतक हैं वो अभी से नया क्षेत्र उनके लिए तलाशना चालू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, ये बहुत पुरानी बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कवर्धा जो दंगा कांड हो रहा था तो विजय शर्मा जी भी विधायक या फिर मंत्री नहीं बने रहते? गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। कांग्रेस ने भी गलती करी, भाजपा ने भी चूक करी, भारी चूक करी। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई। अरे जिस प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद गिरा था तब एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आप छत्तीसगढ़ का इतिहास खंगाल लीजिए, मराठाओं के समय से, मराठाओं से पहले कलचुरियों के समय से देश भर में दंगे होते थे। छत्तीसगढ़ में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिकता यहाँ पर कभी थी ही नहीं। लेकिन जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, दंगे हुए। और जो मेन दंगाई था, जो पिटाई खाया, दुर्गेश देवांगन, वो उसको कुछ नहीं मिला। ये जब पूरी पिक्चर खत्म हो गई, घेराव चल रहा था, ये पहुंच गए कि मेरे को अरेस्ट कर लो। विजय शर्मा को एक लाठी नहीं पड़ी थी। मलाई जो है, पिटाई खाई दुर्गेश देवांगन ने और मलाई खा रहे हैं विजय शर्मा। क्यों? क्योंकि आरएसएस ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि जो प्रयोग कवर्धा नगर में किया गया, वो प्रयोग अब छत्तीसगढ़ के हर गली कूचे में हो। लोहारेडी कांड में जो घटना घटी थी उसके बारे में जानते हैं आप। अभी भी ये मानना है कि वो जो घटना हुई थी उसमें जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या लगता है कि अपने छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता का उसमें नाम आया था, तो लिपापोती किया गया है? बिल्कुल लिपापोती किया गया। और उसमें क्या जांच करनी है? आप जो मेन आरोपी हैं उनके आप टेलीफोन कॉल डिटेल्स ही निकाल लीजिए। वो कॉल डिटेल्स मेरे पास भी हैं। वो किससे बात कर रहे थे? अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और उसके आधे घंटे बाद मैं किसी घिनौने अपराध को अंजाम देता हूं और अंजाम देने के बाद मैं फिर आपसे बात करता हूं, तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? आपका कोई रोल नहीं रहा उसमें। और यही वहां हुआ।
जो आगजनी की घटना घटी उसके ठीक पहले उनकी लंबी बातचीत हुई गृह मंत्री से, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, और उसके ठीक बाद फिर उन्होंने उन्हीं को फोन किया। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं आप। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो तथ्य हैं, आप कॉल डिटेल्स सार्वजनिक कर दीजिए अपने आप। प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसके पीछे भी आपने कहा कि जो सूखा नशा है, जो शराब है, वो तो एक तरफ है। क्या पुलिस की प्राथमिकता या फिर जो पुलिस की सक्रियता है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है? देखिए, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, और वो अटल जी की इस बात से तो सहमत थे, कि जिस देश का राजा व्यापारी बन जाए वहाँ की जनता भिखारी रहेगी। ये जो सूखा नशा चल रहा है, आप इसको एक कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में ना देखें। ये एक इंडस्ट्री है, ये एक व्यापार है, ये एक उद्योग है, और इस उद्योग के पीछे कौन लोग हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी लोग इस उद्योग, इस व्यापार में मुनाफाखोरी कर रहे हैं, 1 रुपया की चीज 100 रुपया में हमारे लोगों को बेच रहे हैं, ये जानते हुए कि इससे वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, उसकी आत्मा बर्बाद हो जाएगी, फिर भी धड़ल्ले से हर गली कूचे में, हर चौक चौराहे में ये सूखा नशा, ये टैबलेट, ये चरस, ये वो सब बिक रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकार में लोग आए हैं वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, वो व्यापार करने आए हैं। जितने भी ये ड्रग डीलर लोग हैं, जितने भी ये ड्रग सप्लायर लोग हैं, ये आरएसएस नाम की संस्था से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आरएसएस संस्था को इस व्यापार का पूरा कट मिलता है। जिस प्रकार से बिजली का बिल बढ़ रहा है, आम जनता, गरीबों की बीपी बढ़ रही है, और ये कहना है कि ये कड़वी दवाई है। तो कड़वी दवाई किस लिए, और इसका क्या, इसके पीछे तर्क है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो आप बीती आपको बता रहा हूँ। बिलासपुर में हम लोगों ने किराए पे एक घर लिया है। अब पिछले 3 महीने से तो मैं वहाँ गया नहीं, ना मेरी माँ गई, ना मेरी पत्नी गई। वो घर पूरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ आदमी क्या, बिल्ली तक नहीं घुसी होगी। हर महीने उसका करीब जो मीटर का चार्ज रहता है 200 कुछ रुपया बिल आ रहा था। पिछले महीने मेरे अपने घर का बिल, जहां पर कोई नहीं रहा, कोई नहीं गया, ताले बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद, वहां का 22,000 रुपये का बिल मुझको प्राप्त हुआ है। तो ये कैसे संभव है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसको बिल देना है, जिससे लेना है, उससे ना लेकर जो छत्तीसगढ़ के गरीब लोग हैं उनसे ये फर्जी फर्जी बिल बना के वसूला जा रहा है। जब अमित जोगी को नहीं बख्शा गया तो जो हमारे गांव में मैकू चैतू हैं उनको क्या बख्शा जाएगा? हो सकता है कड़वी दवाई इसीलिए इन लोग बोल रहे हैं। ये कड़वी दवाई नहीं है, ये अडानी का बिल जो है, अडानी नहीं चुका रहा है, अब उसका बिल भी हमारा जो चैतू मैकू है वो अब भुगतान कर रहे हैं। सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है ऐसा कदम उठाया गया हो। नहीं, सोलर सिस्टम तो बहुत अच्छी बात है, इसको लगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए, उन्होंने बात कही कि 30,000 करोड़ रुपया सौर ऊर्जा में सरकार निवेश करेगी। तो मुझे लगा कि कोई बड़ी योजना आने वाली है। बाद में समझ में आया कि जब उन्होंने कहा सरकार 30,000 करोड़ रुपया इसमें निवेश करेगी, तो वो सरकार का तात्पर्य था अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने जरूर इतना निवेश किया है, पर अगर प्रकृति की दृष्टि से देखें, अगर प्रदूषण की दृष्टि से देखें, अगर
प्रॉफिट की दृष्टि से देखें, प्रॉफिट मतलब कि बिल किसका कम आता है, तो सौर ऊर्जा होनी चाहिए। पर सौर ऊर्जा में केवल एक व्यक्ति को मुनाफा ना मिले, और भी कंपनीज हैं, ग्राहक को चुनने का ऑप्शन होना चाहिए। अब मेरे घर में, जिस घर में हम लोग बैठे हैं, यहाँ सौर ऊर्जा लगी है, और जब मैंने यहाँ लगाई तो मैंने यहाँ 2 बड़ी कंपनियां, एक टाटा वाला सौर ऊर्जा करता है, एक दूसरा हर क्षेत्र में है ही अडानी कंपनी। अडानी का सस्ता है, टाटा का महंगा है। अब आप बताइए मैंने किसको, कौन सी कंपनी का लगाया? जब आप ऊपर जाएंगे तो देखिएगा, मैंने टाटा कंपनी के लगाया है, भले ज्यादा देना पड़ा। क्यों? विश्वास भी कोई चीज होती है। जो आदमी पूरी तरह ठग है, उसको पूरा प्रदेश बेचते रहे। बेचना भी समझ में आता, कुछ बेच रहे हैं मतलब कुछ हम लोगों को मिल रहा है, हमारे चलो नेताओं को कुछ मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, पूरा लूट रहे हैं जी। जैसे तैसे करके किसान तो धान का फसल ले लिए सर, अब रबी की बारी है, अभी भी खाद का जो समस्या है वो बना हुआ है। खाद की समस्या है। अब तो धान खरीदी शुरू होने वाली है। 15 नवंबर मैं अभी 2 दिन पहले गया था पेंड्रा रोड, वहाँ केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे, कार्यक्रम में हम लोग साथ मिले। कुछ बरसात टाइप का माहौल बन रहा था, पानी गिरने लगा, तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि ये तो पानी बड़ा नुकसानदायक है, अभी फसल कटी नहीं है, खड़ी है, पानी खड़ी हुई फसल में इतना पानी गिर गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा किसानों का। तो वो मुझको क्या बोलते हैं कि उनका तो, हमारा तो फायदा हो जाएगा, कहाँ इतना धान हम खरीदेंगे। चुनाव का वर्ष था, खरीद लिए, अब देखिएगा किस प्रकार से बहाने बनाते हैं। अभी शिकायतें आनी शुरू हो गई कि महतारी वंदन योजना से जो पहले उनको मिलता था, खाते में आता था पैसा, अब कई लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो क्या छटनी वाला जो बिजली का बिल है, या फिर जो धान खरीदी जैसे आपने बात कर रही है? देखिए, जो महतारी वंदन योजना है, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। आपको जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी है, आप करिए। पर ये जिस प्रकार से इस योजना का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए, प्रांत के बाद प्रांतों में चुनाव हो रहा है, और यही योजना शिवराज सिंह जी ने चालू की थी, लाडली बहन, इसको ये छत्तीसगढ़ चुनाव हुआ वहाँ ले आए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हुआ वहाँ ले गए, हरियाणा चुनाव हुआ वहाँ पर भी लेके गए, अभी बिहार में हो रहा है वहाँ पर भी लेके जा रहे हैं। और अब विष्णुदेव साय जी को भी ये लगता है, अगर वो मुख्यमंत्री बने रहें इतने लंबे समय तक, इनका तो कब कब बदल जाए नहीं मालूम, तो अगर वो रहेंगे मुख्यमंत्री तो क्या करेंगे वो उस समय? अभी 1000 रुपया मिल रहा है, उसको बढ़ा देंगे, 1500 कर देंगे, और लगता है कि जनता का फिर उनको पूरा वोट मिल जाएगा। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्या 1500 रुपया महीना के लिए हम ये 5 साल जो लूट हो रही है, जो हमारा लड़का अब चरसी बन गया है, जो हमारा परिवार पूरा बर्बाद हो गया है, जो हमारी बहुएं विधवा होती जा रही हैं, क्या वो 1500 रुपये की हम ये सब कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये निर्णय न्यूज़पेपर में एक हम लोग जो आलोचना करते हैं कि ये सरकार ये कर रही वो कर रही, अरे चर्चिल बोले, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कि आप क्या बोल रहे हो, पीपल गेट द गवर्नमेंट इट डिजर्व। जनता को वही सरकार मिलती है जो वो जिस लायक हैं। आपने जैसा वोट दिया वैसी आपको सरकार मिलेगी, और आपने अगर इस तरह की निष्कृष्ट सरकार को चुना है, अब आप गधा बैठा दो और उम्मीद करो कि वो घोड़े का काम करेगा, ये तो गलती किसकी है? जिसने बैठाया है। हालांकि अब मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों ने नहीं बैठाया, ये जो बीजेपी पार्टी है, ये 2014 तक बीजेपी पार्टी थी। 2014 के बाद ये बीजेपी पार्टी नहीं, इसका नाम बदल देना चाहिए। 2014 से ये बीजेपी पार्टी नहीं है, ये ईवीएम पार्टी है। बीजेपी नहीं जिता रही है, हर जगह ये ईवीएम का खेल कर करके जीतते हैं चुनाव।
आपने भी ईवीएम का जिक्र किया सर। राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव सामने है, एसआईआर शुरू हो चुका है देश में। कितना कुछ बदलाव आ सकता है? और अरे इससे बड़ा क्या बम होगा? जो वोट चोरी का सिलसिला चल रहा है 10 साल, वो आप इनकी अगर पुस्तक पढ़ेंगे, इनके एक सर संचालक थे, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें क्या लिखा है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप सब लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सभी समय के लिए सभी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा लगता है कि मोदी जी ने वो बेमिसाली हासिल करी है। 10 साल तक 2019 में जो जीते चुनाव, 2023 में जो जीते चुनाव, ये बीजेपी नहीं जीती है, ये ईवीएम जीती है। क्या आपको लगता है कि जो जिस प्रकार का हालात अभी छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि मूर्तियों को तोड़ देना छत्तीसगढ़ महतारी का, या फिर जो महापुरुष यहाँ से रहे हुए हैं, छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, अस्तित्व बनाने के लिए अपना योगदान दिए हैं, जिसमें आपका पिताजी का नाम भी शामिल है, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या? ये तो आरएसएस का जो कल्चर है, एक तरफ तो बड़ी अपने आप को बोलते हैं हम संस्कृति के संरक्षक हैं। क्या हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि जो महापुरुष लोग हैं, जिनकी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, हजारों लाखों लोगों की जिसके प्रति आस्था है, जो हमारी धरती माँ है, हमारी महतारी है, उनका इस प्रकार से सम्मान किया जाएगा? ये एक साजिश है, और ये साजिश का सिलसिला नहीं रुक रहा है। तो ये लोगों की भावनाएं बदल रही हैं, या जो पार्टी का विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है? ये पार्टी के हिसाब से हो रहा है, सोच के हिसाब से हो रहा है, कि लोगों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो अस्मिता छत्तीसगढ़ की उसको लोग भूलते जा रहे हैं? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जब भी मैं अपने भाजपा के मित्रों के यहाँ पहले जाता था, मिलता था, हमारे छत्तीसगढ़ में फरहा, चीला, ये सब जब मेहमान आते हैं तो दिया जाता है। अभी मैं उनके घर जाता हूँ, अभी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके घर नाश्ते पे गया था। मुझे फरहा, चीला हमेशा खिलाते थे, इस बार उन्होंने मुझे ढोकला खिलाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा कल्चर ये बदल रहा है। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया का कोई भी अस्तित्व रहे, और ये बात हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं समझ पा रहे। बंगाल में लोग समझ गए इस बात को, तमिलनाडु में समझ गए, तेलंगाना में समझ गए, हर राज्य में लोग समझ रहे हैं इस बात को। पर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमें छत्तीसगढ़ को बचाना है, हमारे पुरखों की पहचान को बचाना है, तो महतारी वंदन 1000 रुपया महीना के नाम पर अपना वोट नहीं देना है। कांग्रेस के एक विधायक है बालेश्वर साहू जी, उनका कहना है, जब इंटरव्यू करे थे तो बोले हैं कि सबसे घटिया मंत्री अगर बीजेपी में हैं तो ओपी चौधरी जी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ मंत्रियों की आलोचना या प्रशंसा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि काम जो कर रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं, वो ना रायपुर से लिए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ दिल्ली से भी नहीं लिए जा रहे हैं। वो जो गुजरात में, अहमदाबाद में, बम्बई में जो अडानी का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये निर्णय लिए जा रहे हैं। ओपी चौधरी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, विष्णुदेव साय जी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम करने दिया ही नहीं जा रहा है। अरूण साहू जी को पोस्टर बॉय कहा जाने लग गया है, कहाँ जाने लग गया है? क्या लगता है कि सिर्फ पोस्टर में काम दिखाता है कि फील्ड में भी उसका काम कुछ दिखता है? मैं अभी 3 महीने प्रदेश में नहीं था,
अपने गांव गया पेंड्रा, वहाँ हमारे जितने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया, तो मुझको बुलाया था। मैं गया। 3 महीने पहले जो रास्ता मुझे यहाँ से पेंड्रा जाने में 4 घंटे लगते थे, रुकते रुकाते जाता था। अभी लौट के मैं आया हूँ परसों, 9 घंटे लगे। 3 महीने में ये अंतर आया है सड़कों में। आपने गृह मंत्री जी की क्षेत्र की बात कही, वहाँ के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। कल मेरी माँ का जन्मदिन था तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आए मिलने, वीडियो दिखा रहे थे। उनके घर का जो रास्ता है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। अरे अपने घर की तो सड़क बना नहीं पा रहे हैं। आप लोरमी क्षेत्र चले जाइए, उनका घर के यहाँ जाके देखिए क्या हाल है। क्या प्रदेश की सड़कें बनाएंगे? इनके पास तो है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं। हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लेके आए, दिखेगी गड्ढे। इतना भी ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए कि आपको यहां के गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, यहां के लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। यह हेलीकॉप्टर सरकार नहीं चलेगी। मंत्रिमंडल में सबसे बेहतर काम किनका है, क्या लगता है आपको? कौन से मंत्री हैं वो? मैंने कहा ना, ये प्रश्न मेरे लिए लागू ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने पहली बार शायद 14 मंत्री बने हैं, बड़ा लंबा समय बाद। अब 14 मंत्री आ गए, पर सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं सबका सम्मान करता हूं। पर एज मंत्री वो खुद आपको, आप माइक बंद कर दीजिए, बोलेंगे यार मैं खुद कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं। आप सबके हाथ पांव बांध देंगे, मुंह बांध देंगे, तो वो क्या काम करेंगे? और ये मंत्रियों की बात नहीं, ये हाल हमारे मुख्यमंत्री का भी ये गुजरात वालों ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री का हाथ बांध दिया, उनके पांव बांध दिए, उनका मुंह बांध दिया। वो वही बोलेंगे, वो वही कहेंगे, वो वही देखेंगे, वो वही सुनेंगे जो उनको गुजरात में बैठे लोग बोलते हैं। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था सर, कांग्रेस पार्टी के जो महिला विधायक है पामगढ़ की, 5 लाख मेरा 2 लाख आपका 5 लाख उनका करके, एक और विधायक है जिन पर भी लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है, अभी वो बाहर घूम रहे हैं पुलिस के पकड़ से। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ना सीजी में अब ये सीडी पॉलिटिक्स नहीं चलनी है। अब सब लोग देख लिए एआई। अगर आपको मैं समय नहीं देता तो आप मेरे एआई से, मुझसे अभी जो मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूं, वो उससे बेहतर इंटरव्यू मेरा एआई दे देगा। टेक्नोलॉजी क्या कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे में इसका वीडियो आ गया और उसका वो आ गया। हां, जो कानून के सिद्धांत हैं, अगर चश्मदीद कोई गवाह है जिसने देखा है, और केवल एक ने नहीं, 2 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने देखा, उनकी बात को हमें पहले उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी कि क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। प्रथम दृष्टया कोई भी ऑडियो आ गया, कोई भी वीडियो आ गया, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी चीजें मैंने देख ली हैं एआई से बनी हुई। मेरे जन्मदिन में मुझे वीडियो भेजा कि मैं किसी फिल्म अभिनेत्री के साथ बैठा हूं, पूरी चर्चा कर रहा हूं, और भी क्या क्या कर रहा हूं आपको बता नहीं सकता। फैमिली वाले भी आपके दर्शक हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बना दिए। मुझे कई बार सोचना पड़ा कि क्या ये सही में मैं तो नहीं हूं। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, और हम लोगों को एज लॉ मेकर्स कानून बनाने पड़ेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे अधीनस्थ रहे, ना कि हम उसके अधीनस्थ बन जाएं। जी, ये आजकल अब प्रचलन बन गया है कि अगर कोई भी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो फ्री बीज बांट दो, वोट ले लो और चुनाव जीत जाओ। तो ये प्रदेश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो राजस्व घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री जी, उनका मूड बदलता रहता है, पर एक समय था जब वो बाहर भाषण देते थे, कहते थे रेवड़ी वाली सरकार, रेवड़ी वाली सरकार चल रही है। केजरीवाल जी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा उन्होंने बोला।
अब वो कौन सी सरकार चला रहे हैं? 5 साल आपने क्या किया बिहार के लिए, 5 साल आपने हरियाणा के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं होती। केवल ये कि 10,000 दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, ये वंदन, ये लाडली, ये बहना, नाम नया। पूरी रेवड़ी सरकार तो ये चला रहे हैं, पर अब लोगों को वो रेवड़ी नहीं देखनी चाहिए। जो 5 साल भूखा रखते हैं, भूखा रखना तो ठीक है, जो हमारे हिस्से का निवाला भी चुरा लेते हैं, छीन के अपने बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनको दे देते हैं, ये हमको दिखना चाहिए। मैं तो बिहार में भी अपने भाइयों को यही अपील करूंगा, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उनसे भी अपील करूंगा, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हो। छत्तीसगढ़ में हम लोग इतने बुद्धिजीवी नहीं, हम लोग इतने पॉलिटिकल नहीं है, हम बहुत भोले हैं, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। पर बिहार के लोग हैं, आप बंगाल के लोग हैं, आप बेवकूफ़ ना बने। ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, दिल्ली में दिया था 3,000 रुपया मिला अप्रैल तक। शायद जनवरी में चुनाव हुए थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने मिला। अभी उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला है किसी को। छत्तीसगढ़ में भी कई महीने हो गए, पैसा आ ही नहीं रहा है। ये पूरी झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, आप मान के चलो इसका ठीक उल्टा करने वाले। रेलवे लाइन बिछाने की बहुत बातें चल रही सर, कुछ भी वहाँ से अगर कुछ अपडेट आता है तो अपने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, लेकिन काम उसमें होता दिखता नहीं है। रेलवे कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा जरूरत है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जो रेलवे लाइन है, मैं तो मानता हूँ बहुत तेजी से काम हो रहे हैं रेलवे लाइन पे, क्योंकि आप जैसे खरसिया से लेकर विशाखापट्टनम, जो खरसिया, फिर अपने बलौदा बाजार, और फिर यहाँ नया रायपुर, और वहाँ से विशाखापट्टनम, ये नई रेल लाइन की घोषणा हुई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 2 साल के अंदर नई रेलवे लाइन बन जाएगी। पर किस लिए? अडानी जी का वहाँ पावर का फैक्ट्री है, बलौदा बाजार में उनका सीमेंट का फैक्ट्री है, विशाखापट्टनम में अडानी का पोर्ट है। ये तीनों को जोड़ने के लिए वो रेलवे लाइन बनाई जा रही है, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से, कि वहां से किस प्रकार से कोयला निकाल के लाना है, उस कोयले से यहां सीमेंट बनाना है, और उस सीमेंट को कैसे विदेशों में एक्सपोर्ट करना है। इसलिए ये रेलवे लाइन बन रही है। खरसिया में, खरसिया धर्मजयगढ़ जो रेलवे लाइन पिछले 2 साल में बन गई, दल्ली राजरा से कच्चे और अब रावघाट तक वो रेलवे लाइन बन गई, पर किसी पर भी पैसेंजर की ट्रेन नहीं चलेगी। मेरे क्षेत्र से पेंड्रा से गेवरा रेलवे लाइन बन रही है, तेजी से बन जाएगी, पर वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के संसाधन निकाल के कैसे सस्ते में लेके जाएं, कैसे लूटें, इसलिए ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसलिए सड़कों का जाल बस्तर में बिछाया जा रहा है, इसलिए नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, ताकि आसानी से पूरे छत्तीसगढ़ को एक निवाले में ये लोग पूरा खा जाएं, लूट लें। रोज़गार की बात करते हैं सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल में जितना रोज़गार के लिए वैकेंसी निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा हैं जो अभी भी देख रहे हैं सरकार की ओर कि हो सकता है कि हमारे फील्ड के लिए वैकेंसी निकल जाए। हर बार ये होता है, सबको रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये एक बार नहीं, ये 3-3 चुनाव में मैं सुनते आ रहा हूँ। मैं तो विश्वास नहीं करता, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार जब चुनाव होंगे, और मैं 2028-29 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं आने वाले साल में, इन चुनावों में भी अब जनता इनका विश्वास करना छोड़ दे। ये विश्वास नहीं, ये विश्वासघात करने वाले लोग हैं। प्यून के लिए जब हम फॉर्म भरते हैं सर, तो उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है, मापदंड रहता है कि आपको इतना पढ़ा होना लिखा होना चाहिए। लेकिन जब बात नेता चुनने की आती है, जो लॉ को बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं,
एक प्रदेश को देश को चलाते हैं, उनके लिए ऐसे कुछ है नहीं, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कि आप इतना पास होने के बाद आप एमएलए बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र है, इसका कोई कानून बनाना उचित मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र की परिभाषा ही ये है कि हर एक नागरिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च पद पे जा सकता है। उसमें कंडीशंस ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पर हाँ, अल्टीमेटली जनता को अपने विवेक से चुनना है ना, तो जनता इतना अपना विवेक रखे कि मुझे ये 9वीं क्लास फेल नहीं चाहिए, मुझको लॉ गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, मुझको इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, मुझको आईएएस आईपीएस रहा नेता चाहिए। ये तो उनको चुनना है ना, कि वैसा वाला नेता चुनेंगे या झोला छाप डॉक्टर चुनेंगे या 9वीं फेल वाले को चुनेंगे, या जिसकी कोई डिग्री है या नहीं उसका आता पता ही नहीं है उसको चुनेंगे जी। अल्टीमेटली तो चुनाव जनता को करना है। और मैं और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पर कानूनी रूप से मैं उसको लागू करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं जरूर अपने भाइयों से, अपने चाहने वालों से और भी अपने विरोधियों तक से हाथ जोड़ के अपील तो कर सकता हूं कि यार, देश के बारे में सोचो, एक ऐसे आदमी को बनाओ जो थोड़ा बहुत जानता हो, कि अधिकारी जो उसको बोल दे। हमारे देश में नेता की क्या पोजीशन है और अधिकारी की क्या। नेता को बोलना चाहिए ये करो, अधिकारी बोलेगा यस सर, ये होना चाहिए सरकार, नो का कोई स्कोप ही नहीं। यहां तो नेता अधिकारी जो बोलता है उसको सर सर ये कर रहे हैं। ऐसी सरकार चाहिए हमें भाई। जनता अधिकारी तो चुन नहीं सकती, हमने थोड़ी अधिकारियों को चुना है, पर हमने नेताओं को चुना। किस लिए चुना? कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो हमारे ऊपर रोज आके हमको डंडा करते हैं, चाहे लाइनमैन हो, चाहे कलेक्टर का बड़ा बाबू हो, जितने ये लोग हैं, ये हमारी बात सुने। इसलिए हम नेताओं को चुनते हैं कि वो इनको कंट्रोल में रखें। ठीक सर। तो आप सुन रहे थे अमित जोगी जिनका कहना है कि प्रदेश में 2 वर्ष में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। मैं अपना व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता में जो सच्चाई है वो आम जनता समझती है। उसी के हिसाब से जो आने वाला 3 साल है कि किस प्रकार काम करते हैं प्रदेश में जो सरकार है वो, और जो उसके बाद चुनाव होगा उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।